गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके साथ में इंडियन इको का फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करने वाला हूं। देखिए, अगर आप इंडियन इको की बात करेंगे तो इंडियन इको को हमको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये मैक्रो जितना इंटरेस्टिंग नहीं है, तो हमको उसका डीप स्टडी देना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने एक काम किया है, मैं आपके लिए प्रॉपर नोट्स बनाता रहूंगा और साथ साथ जो है वो नोट्स को इस लेक्चर के थ्रू, वीडियो लेक्चर के थ्रू आपको देता भी रहूंगा। तो आपको यही काम करना है कि आप पहले मेरा ये वीडियो लेक्चर देखेंगे, उसके बाद आप उन नोट्स को गो थ्रू करेंगे, तो आपके लिए ये कंसेप्ट बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है हमारा इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सॉरी, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। देखिए, चैप्टर का एग्जैक्ट मीनिंग है कि जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला था, यानी 1947 में, तब इंडियन इकोनॉमी किस तरह की थी। बट अगर आप चैप्टर को डिटेल में जाकर स्टडी करेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमको इंडियन इकोनॉमी की स्टेट ना सिर्फ उस पर्टिकुलर डे या डेट की दी जा रही है, बताई जा रही है, हमको ये भी बताया जा रहा है कि इससे पहले का जो पीरियड था, जिसको हम ब्रिटिश रूल या कॉलोनियल रूल बोलते हैं, उस टाइम इंडिया इकोनॉमी की स्टेट क्या थी, स्टेज क्या थी, और उससे पहले यानी जब ब्रिटिशर्स हमारे यहां नहीं आए थे, तब इंडियन इकोनॉमी की स्टेज या स्टेट क्या थी। तो ऑल इन ऑल इस चैप्टर में हम तीन चीजें पढ़ने वाले हैं और उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। वो तीन चीजें कौन कौन सी हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले इंडिया कैसा था, फीचर्स क्या थे, ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया इकोनॉमी किस तरह की चल रही थी, और फिर जब इंडिया को फ्रीडम मिला था ब्रिटिशर्स से, तो उस डेट को या उस डे को इंडियन इकोनॉमी किस तरह की थी। ठीक है, मेन एम्फेसिस जो फोकस दिया गया है वो थर्ड वाले पे दिया गया, बट हमको इसके लिए पहले दोनों चीजें भी पढ़नी होगी कि उनके आने से पहले इंडियन इकोनॉमी किस तरह की थी, उनके बाद इंडियन इकोनॉमी मतलब जब वो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे तब इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, और फिर जब वो चले गए तो उस टाइम पर इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। ठीक है, तो मैं बारी बारी से आपके साथ में ये सारी चीजें डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको पता होना चाहिए, ये हिस्ट्री है हमारी, कि ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर कब आए थे। ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे, ऑल्दो इकोनॉमिक्स में मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा, बट स्टिल आपको पता होना चाहिए। वो बैटल ऑफ प्लासी था 1757 में, आई गेस। हम कहते हैं कि ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर 200 इयर्स जो है उन्होंने हमको हमारे ऊपर राज किया, रूल किया है हमारे ऊपर, बट एक्चुअली 190 इयर्स था। 1757 से लेकर 1947 तक 190 इयर्स। तो बैटल ऑफ प्लासी के बाद एकदम से वो इंडिया में आए, उन्होंने अपनी वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो ओपन की थी वो था, तो वो उस टाइम जो है ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पर आए थे। तो जब वो आए थे उससे पहले जो थी इंडियन इकोनॉमी एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी। इंडियन इकोनॉमी जो थी वो प्रॉस्पेरस मतलब दे आर इंडिपेंडेंट, इंडियंस आर इंडिपेंडेंट। उनको किसी और के ऊपर मतलब इंटरनेशनल ट्रेड ऑलमोस्ट जीरो था, ना के बराबर था। हमको बाहर वालों से कुछ लेना नहीं है, हमको जो चीज कंज्यूम करनी है वो हमारे पास ऑलरेडी है, हम खुद बना पाएंगे। प्रॉस्पेरियस और इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी। हम सेल्फ रिलायंट जिसको हम बोलते हैं कि हमको जो चीजें चाहिए हम खुद बना लेंगे, हमको दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है। इस तरह का ये फीचर था इंडियन इकोनॉमी का बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल का मतलब है उनके आने से पहले। नंबर सेकंड जो फीचर था इंडियन इकोनॉमी का उस टाइम पर, उनके आने से पहले, एग्रेरियन इकोनॉमी। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब है बच्चा कि इंडियंस, मैक्सिमम इंडियंस जो है अपने लिवलीहुड के लिए जो है वो एग्रीकल्चर और उसके अलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे। इंडस्ट्रियल लेवल ना के बराबर था, सर्विस सेक्टर था ही नहीं। ठीक है, ये मैं तब बात कर रहा हूं जब ब्रिटिशर्स हमारे यहां पर आए नहीं थे, उससे पहले की सिचुएशन है, मतलब जब आए थे उससे पहले का सिचुएशन, एग्रेरियन इकोनॉमी। एंड और अगर इंडस्ट्रियल सेक्टर की भी बात की जाए तो इंडिया जो था इज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया इज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। इंडिया जो हैंडीक्राफ्ट्स बनाते थे, जो हैंडीक्राफ्ट्स में मेटल, स्टोन और मतलब क्लोथ, ये सब चीजें जो बनाते थे, वो उनको वर्ल्ड वाइड जो है वो जगह मिली थी। मतलब आप ये देखो, इंडियंस आर नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर्स, बट अदर कंट्रीज पर्संस आर डिपेंड्स अपॉन इंडियन, क्योंकि इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट था वो वर्ल्ड वाइड फेमस था। ये सिचुएशन थी ब्रिटिशर्स के आने से पहले। तभी आपने शायद कभी फिल्मों में सुना होगा कि इंडिया को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि इंडिया के पास में इंटरनेशनल ट्रेड के नाम पर, ऑल्दो मैंने बोला कि इंटरनेशनल ट्रेड ना के बराबर था, बट वो इसलिए मैंने बोला था कि इंडिया दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं रहता था। इंडियन प्रोडक्ट्स जरूर बाहर जाते थे, बट इंडिया अपने लिए, अपने जो खुद कंज्यूम करना उसके लिए वो दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं रहता था। तो बच्चा, अगर पूछा जाए कि बिफोर द एडवेंट ऑफ ब्रिटिश रूल व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी, तो देयर आर 3 फीचर्स। दीज आर
एक प्रॉस्पेरस इकोनॉमी थी, नंबर 1, प्रॉस्पेरस मतलब इंडिपेंडेंट, सेल्फ रिलायंट, दूसरे को डिपेंड बिल्कुल नहीं करी थी। नंबर 2 एग्रेरियन इकोनॉमी थी, मैक्सिमम पीपल जो है एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर थोड़ा सा था, सर्विस सेक्टर तो था ही नहीं। और नंबर 3 इट इज वेल नोन फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के लिए इंडियन इकोनॉमी बहुत फेमस थी, बहुत फेमस थी। इंडियंस का जो हैंडीक्राफ्ट का सिस्टम था वो बहुत ज्यादा। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा कवर होता है अगर इसके ऊपर पूछा जाएगा तो। वैसे चैप्टर जो है वो ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस का है, बट हम इस चीज को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो पहला सेक्शन हमारा यहां कवर होता है। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा आता है कि ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो उनका पर्पस क्या था, वो किस लिए इंडिया में वो क्यों एंटर किए थे, उनका पर्पस क्या था। ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो उनका मेन जो पर्पस था वो ये चाहते थे कि जो इंडिया की इकोनॉमी, जो प्रॉस्पेरस इकोनॉमी है, वो इंडियन रिसोर्सेज को, कौन से रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एज वेल एज नेचुरल रिसोर्सेज को वो एक्सप्लॉइट करेंगे, वो यूज करेंगे। किसके लिए यूज करेंगे? जस्ट टू फ्लरिश देयर ओन इंडस्ट्री, मतलब ब्रिटिश इंडस्ट्रीज को फ्लरिश करने के लिए वो इंडियन इकोनॉमी के, इंडियन रिसोर्सेज को यूज करें, चाहे वो नेचुरल रिसोर्सेज से, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज है। तो उस एकदम से आने के बाद उन्होंने यही सिस्टम फॉलो किया। उन्होंने क्या सिस्टम फॉलो किया कि वो अपनी इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने में लग गए और इंडिया को उन्होंने ट्रीट किया एज अ फीडर ऑफ देयर ओन इंडस्ट्रीज, फीडर। तो ऐसे में उन्होंने इंडिया को बताओ क्या बना दिया, उन्होंने दो फोल्ड पॉलिसी उन्होंने इंडिया के साथ खेली। वो क्या पॉलिसी थी कि वो इंडिया को यूज करने लगे एज ए प्रोवाइडर ऑफ रॉ मटेरियल, एंड एज अ कंज्यूमर ऑफ फिनिश गुड्स। तो यहां पे उन्होंने क्या टैक्टिक्स यूज किए, उन्होंने इंडिया में जो भी प्रोडक्शन बनती थी, जो भी गुड्स बनते थे, कॉटन, जूट, जो भी बनता था, वो उनको एक्सपोर्ट कर देते थे। मैं लेटर ऑन इस चैप्टर के आगे के सेक्शन में आपको बताऊंगा कि वो डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी उन्होंने यूज किया था, वो बात की बात है। तो उन्होंने क्या किया, जो भी इंडिया के जो चीजें बनती थी उसको अपनी इंडस्ट्रीज में एज अ रॉ मटेरियल वो यूज करते थे और वहां पर उन रॉ मटेरियल से फिनिश प्रोडक्ट बनाकर इंडिया में लेकर आते थे। मतलब इंडिया जो कि इससे पहले एक सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थी, एक इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, अब उन्होंने उनको डिपेंडेंट बना दिया अपनी इंडस्ट्रीज के ऊपर कि अब इंडिया में जो फिनिश गुड्स यूज होंगे वो ब्रिटिशर्स बनाएंगे, वो ब्रिटेन की कंपनीज बनाएंगी। तो इस तरह से उन्होंने इंडियन इकोनॉमी को एक डिपेंडेंट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर दिया था, ये जब ब्रिटिशर्स आए थे। अगर उसके बाद बात करें, अगर उसके बाद आगे की बात मैं करूं कि जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उस टाइम जो है इंडियन इकोनॉमी का जो अलग अलग सेक्टर्स थे, एग्रीकल्चर सेक्टर की मैं बात करूं या इंडस्ट्रियल सेक्टर की मैं बात करूं या फॉरेन ट्रेड सेक्टर की बात करूं, तो वो स्टेज किस तरह की हो गई थी। तो आज हम अभी सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करेंगे। देखिए, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इंडिया के ज्यादातर लोग, उससे पहले भी ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के ऊपर ही डिपेंड करते थे। ब्रिटिश रूल में तो जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी वो तो बिल्कुल ही खराब कर दी थी ब्रिटिशर्स ने। बाद में बात करूंगा कि वो कैसे खराब की थी और ब्रिटिशर्स का क्या उसमें सेल्फ इंटरेस्ट था। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री टोटली खराब कर दी। तो जो लोग पहले हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में इन्वॉल्व थे, इंडिया इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स हैंडीक्राफ्ट, तो बट अब वो इंडस्ट्री टोटली खराब हो गई थी, तो इसलिए वहां से लोग माइग्रेट होकर एग्रीकल्चर सेक्टर में आ गए थे। तो जहां एक टाइम में 65-70% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में थे, ब्रिटिश रूल के टाइम पे वो 85% तक बढ़ गए थे। बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर 85% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे थे तो इंडिया जो था वो बहुत प्रॉस्पेरस हो गया था इन टर्म्स ऑफ फूड क्रॉप्स, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि इंडिया में जो एग्रीकल्चर सेक्टर में जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी था वो उतना अच्छा था ही नहीं, वो उतना अच्छा था नहीं। मतलब बावजूद इसके कि 85% लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं, बट इट इज नॉट वेल इनफ कि वो अपने लिए भी प्रोडक्शन कर सके। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में बात करेंगे एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल जब चल रहा था तो इंडिया का एग्रीकल्चर सेक्टर किस तरह का था, इसमें अलग अलग पॉइंट वाइज हम बात करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है हमारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम। लैंड सेटलमेंट सिस्टम, इस सिस्टम को हम जमींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। यहां पे ना 3 सेक्शन बना दिए गए थे। ब्रिटिशर्स, जिसको उस टाइम गवर्नमेंट का नाम दिया गया, फिर जमींदार और फिर टेनेंट्स यानी जो कल्टीवेटर्स हैं, जो लैंडलेस टेनेंट्स हैं, जिसको हम शेयर क्रॉपर्स भी बोलते हैं, जो मतलब फार्मर्स हो गए मेनली। इनके पास अपना कोई लैंड नहीं था,
लैंड इनका था और गवर्नमेंट ने इनको राइट्स दे दिए थे, इनको टोटल राइट्स दे दिए थे कि आपका काम है आप टेनेंट से लगान वसूल करो। मूवी आई थी ना लगान, उसमें यही सब था, आप टेनेंट से लगान वसूल करो, उसका एक मेजर पार्ट आप गवर्नमेंट को देंगे। जो भी आप टेनेंट से लगान वसूल करेंगे उसका एक मेजर पार्ट गवर्नमेंट को देंगे। एंड जमींदार आर जस्ट कंसर्न विद देयर प्रॉस्पेरिटी, उनको अपना लग्जरी से मतलब था। नीचे वाले बंदे भूखे मर रहे, क्या हो रहा है, बारिश आ रही है या नहीं आ रही, फेवरेबल कंडीशन है या नहीं है, दे आर जस्ट कंसर्न विद देयर टैक्सेस। उनको अपने टैक्सेस से मतलब था, क्योंकि अगर वो एक फिक्स डेट पे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते थे तो इनके राइट्स खत्म कर दिए जाते थे। जमींदार को गवर्नमेंट ने राइट्स दिए कि आप इनसे टैक्स वसूल करेंगे, लगान जिसको हम बोलते थे, और वो टैक्सेस का मेजर पार्ट गवर्नमेंट के पास डिपॉजिट करेंगे, बाकी पार्ट जो अपनी लग्जरीज के लिए खर्च करेंगे। और जमींदार इस चीज को लेके इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट थे कि उनको इनके वेलबींग से कोई मतलब ही नहीं था, उनको इनके वेलबींग से कोई मतलब नहीं था कि भैया हमको तो लगान चाहिए, आप चाहे पैसा कहीं से भी लेकर आइए। तो ये सिचुएशन थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, जिसको हम जमींदारी सिस्टम और लैंड सेटलमेंट सिस्टम बोलते हैं। पहला जो फीचर था एग्रीकल्चर सिस्टम का कि ये ना एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर। स्टैग्नेशन का मतलब होता है स्लो ग्रोथ और स्टक, मतलब बिल्कुल आप रुके पड़े हो या ग्रोथ ना के बराबर हो रही है, ग्रोथ ना के बराबर हो रही है। तो ये एक रीजन था कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है बिल्कुल स्टैग्नेंट था, उसमें ग्रोथ नहीं हो रही थी या हो भी रही थी बहुत 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 कम हो रही थी। तो दिस इज जस्ट फर्स्ट रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। नंबर सेकंड रीजन, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ब्रिटिशर्स के आने से पहले हमारी जो इकोनॉमी थी वो सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी। सबसिस्टेंस इकोनॉमी में हम लोग क्या करते थे, हम लोग अपने लिए सेल्फ प्रोडक्शन के लिए गुड्स बनाते थे, अपने लिए वीट बनाना, राइस बनाना, सब अपने लिए बनाना है। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सचेंज होता था जिसको बार्टर सिस्टम बोलते थे। जो हमारे यहाँ पे बाकी सारे लोग थे, जैसे कि हमारे यहाँ पे कारपेंटर है, वो हमारे लिए घर बनाएगा तो हम बदले में उसको वीट दे देते थे, राइस दे देते थे। मतलब हर कोई आपस में जो है अपने क्रॉप्स को डिस्ट्रीब्यूट कर लेता था। दे आर नॉट मेंट फॉर, दीज आर नॉट मेंट फॉर सेल इन द मार्केट। बट ब्रिटिशर्स ने आने के बाद क्या किया, उनको एनकरेज किया बाय गिविंग देम हायर प्राइसेस कि आप कैश क्रॉप्स मत बनाओ, आप फूड क्रॉप्स बनाओ। आप कैश क्रॉप्स मत बनाइए, आप फूड क्रॉप्स बनाइए। क्यों फूड क्रॉप्स क्यों बनाइए, सॉरी मैंने मिस्टेक से बोल दिया। आप फूड क्रॉप्स मत बनाइए, कैश क्रॉप्स बनाइए। क्यों, फूड क्रॉप्स आपको उतना पैसा नहीं देगा जितना कैश क्रॉप्स देंगे। और ब्रिटिशर्स का ये टारगेट क्यों था, वो उसके लिए हायर प्राइसेस उनको क्यों एनकरेज कर रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि जब वो कैश क्रॉप्स बनाएंगे, प्रोडक्ट लाइक कॉटन, जूट, ये सब चीजें बनाएंगे, तो ब्रिटिशर्स इन चीजों को अपनी इंडस्ट्रीज में यूज करेंगे एज रॉ मटेरियल, और वहां से जो फिनिश प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट वो इंडिया में आके बेच देंगे। मतलब इंडिया में जो फॉरेन एक्सचेंज आएगा वो फिनिश गुड्स के लिए चला भी जाएगा यहां से। तो इंडिया किसी तरह से बेटर नहीं होगा पहले से। और रही बात फार्मर्स की सिचुएशन, ऑल्दो वो पहले लो प्राइस फूड क्रॉप्स बनाते थे, अब हाई प्राइस कैश क्रॉप्स बनाने लगे, बट फिर भी उनकी सिचुएशन पहले से बेटर नहीं हुई थी। उनकी सिचुएशन पहले से बेटर नहीं हुई थी। सिचुएशन तो यहां तक आ गई थी कि उनको अपने खाने के लिए चीजें जो है टाउन में जाके परचेज करनी पड़ती थी। पहले जब वो सेल्फ रिलायंट थे, इंडिपेंडेंट थे, वो आपस में एक्सचेंज कर लेते थे गुड्स का। अब क्योंकि वो कमर्शियलाइजेशन की तरफ चले गए तो उनके पास अपने खाने के लिए चीजें नहीं थी, तो उनको टाउन में जाके खरीदनी पड़ती थी। और कई बार तो ऐसी सिचुएशन आई कि इंडिया में इस रीजन की वजह से कि फार्मर्स आर इंड्यूस्ड टू प्रोड्यूस मोर ऑफ कैश क्रॉप्स देन फूड क्रॉप्स, इंडिया में बहुत सारे फेमाइन्स आए थे ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, क्योंकि क्रॉप था, फूड था ही नहीं। हमको फूड के लिए बाकी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होना पड़ गया था। तो ये सिचुएशन थी ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। और थर्ड, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। फार्मर्स की सिचुएशन इस तरह की नहीं थी। दे आर नॉट एनकरेज टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर। इन्वेस्ट नहीं, ना ही उनको कोई इंड्यूसमेंट था कि भैया कोई उनको पुश करे कि आप इन्वेस्ट करो, क्योंकि उनको पता है इंडिया जो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी है वो काफी कम है एग्रीकल्चर में, इरिगेशन फैसिलिटीज नहीं है, फर्टिलाइजर्स का तो यूज ही नहीं होता था। तो दे आर नॉट इंड्यूस्ड टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और इसी वजह से लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी भी कम थी। और इसी के साथ एक पॉइंट और है, स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। ऑल्दो कुछ फार्मर्स ने अपना जो फूड क्रॉप्स था वो कैश क्रॉप्स में कन्वर्ट कर लिया था, हायर इनकम आ रही थी, बट दे टुगेदर विद अदर स्मॉल फार्मर्स नॉट
इंड्यूस टू इन्वेस्ट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। ओके, तो ठीक है, हमारे पास पैसा आ गया, कोई बात नहीं। बाकी स्मॉल फार्मर्स के तो इतना भी पैसा नहीं था कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में कुछ इन्वेस्ट कर पाए, तो ये प्रॉब्लम थी। तो अगर कोई आपसे पूछे, क्वेश्चन बन जाता है अपना कि व्हाट आर द मेन रीजंस फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर, तो देयर आर फोर पॉइंट्स बिहाइंड दिस। वन इज लैंड सेटलमेंट सिस्टम, बेटर नोन एज जमींदारी सिस्टम। नंबर सेकंड इज commercialization of agriculture, conversion of food crops into cash crops. Number third is low level of productivity in agriculture, just because की टेक्नोलॉजी नहीं थी, इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी नहीं थी, फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं होता था। एंड फोर्थ वन इज स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मतलब फार्मर्स के पास ना तो उतना पैसा था और ना ही उनको इंड्यूस किया जाता था कि आप पैसा लगाइए। तो ये चीजें थी। इसमें एक छोटा सा पॉइंट हो रहा है, उसके ऊपर एक क्वेश्चन कभी यार पूछा जाता है कि जब पार्टीशन हुआ था ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, तो क्या इंडिया एग्रीकल्चर ने कुछ सफर किया था? जी हाँ, इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ने बहुत सफर किया था, क्योंकि इंडिया का जो इरिगेटेड लैंड था, जो फर्टाइल लैंड था, मैक्सिमम पार्ट ऑफ दैट फर्टाइल लैंड वेंट टू द पाकिस्तान। पाकिस्तान मतलब जो आपको पता ही है कि जो हमारे वेस्टर्न साइड पर है। अच्छा, उस टाइम जो पाकिस्तान बने थे, दो पाकिस्तान बने थे, एक वेस्टर्न साइड पे बना था, एक ईस्टर्न साइड पे बना था, जो अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो पाकिस्तान जो फर्टाइल लैंड था वो पाकिस्तान में चला गया, और इंडियन जूट इंडस्ट्रीज, काफी सारी इंडस्ट्री इंडिया में सिचुएटेड थी जो जूट प्रोडक्ट बनाती थी, बट जहां पे जूट प्रोड्यूस होता था वो सारा लैंड वेंट टू ईस्टर्न पाकिस्तान। वो ईस्टर्न पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चला गया। तो ऐसे में प्रॉब्लम क्या है कि हमारी जो जूट गुड इंडस्ट्रीज थी उनके लिए रॉ मटेरियल था ही, तो उस टाइम पे पार्टीशन के टाइम पे हमारी जूट गुड इंडस्ट्रीज टोटली खराब हो गई, टोटली में, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं है। सारा रॉ मटेरियल जो अब अदर कंट्रीज कंट्रोल में चला गया, और ऐसी कंट्रीज जो उस टाइम हमारी एनिमीज थी, अभी भी है हमारी एनिमीज। अगर हम वेस्टर्न पाकिस्तान की बात करें तो बांग्लादेश का हमारे रिलेशन साउंड है, तो उस टाइम हम टोटली डिपेंड करने लगे बाकी कंट्रीज के ऊपर फॉर रॉ मटेरियल फॉर जूट इंडस्ट्रीज। तो वो रॉ मटेरियल मिला नहीं और हमारी जूट इंडस्ट्रीज सारी की सारी खराब हो गई थी। तो इस टॉपिक में, इस क्लास में, इस वीडियो लेक्चर में मैंने अभी सिर्फ एक सेक्शन कवर किया है, एग्रीकल्चर सेक्टर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। उससे पहले ब्रिटिशर्स कब आए थे वो सब मैंने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में और आगे बढ़ेंगे। मैं साथ साथ आपको इसके नोट्स भी देता रहूंगा ताकि आप ये टॉपिक गो थ्रू करते रहें। थैंक यू।